हमारी कागज में लगा दीजिए, और 1/4/22 को जो स्टेज आए वहां से नकद दे दीजिए। हमारी तरफ से रास्ता यह हो सकता है, सुधर सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी डिमांड। चौथी डिमांड क्या है? जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका ओवर टाइम बकाया है, जीएच बकाया है, रेस्ट का पैसा बकाया है, वो डिमांड हमारी है। जो हमारी कम से कम आज की तारीख में 500 महिला कर्मचारी कंडक्टर हैं, कुछ ऑफिस में लगी हुई है, वर्कशॉप में। अब चाइल्ड केयर लीव सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, हर लेडी को उसके पूरे सेवा काल में बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन के संवैधानिक अवकाश मिलेंगे। 730 दिन का मतलब 2 साल। रोडवेज में क्या किया? जो हमारी महिला कर्मचारी ऑफिस में लगी हुई हैं उनके लिए तो ऑर्डर जारी कर दिया, जो कि बहुत थोड़ी संख्या में है। और जो हमारी कंडक्टर हैं या वर्कशॉप में लगी हुई हैं या 4th क्लास है, उनके लिए ऑर्डर जारी नहीं किया। तो जरा आप सोचिए, क्या बच्चों की देखभाल उसी महिला को करनी पड़ती है जो ऑफिस में है, और जो हमारी परिचालक है उसको बच्चों की देखभाल करने की जरूरत नहीं? ये क्या भेदभाव नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में ये तो नहीं लिखा हुआ कि ऑफिस की जो है महिला है उसको खाली ये मिलेगा और परिचालक को नहीं मिलेगा, या वर्कशॉप में जो महिला है उसको नहीं मिलेगा। ये हमारी डिमांड भी कम महत्वपूर्ण नहीं। एक हमारी वर्कशॉप की डिमांड वो तो बहुत ही कटौतने वाली है। आपको मालूम है हमारे यहाँ ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है, ये तो मालूम है ना। मैकेनिक कर क्या रखा है? जो 2nd ग्रेड मैकेनिक है उसकी ग्रेड पे भी 2004, और जो ग्रेड 1 है उसकी भी ग्रेड पे 2004। 2nd ग्रेड से प्रमोशन होता है ग्रेड 1 पर, तो उसको फायदा क्या मिलेगा? ग्रेड पे दोनों की 2400 है। और मजे की बात यह है, अगर कोई 2nd ग्रेड है और उसको प्रमोशन नहीं मिला और 9 साल हो गए उसको, तो एसीपी तो मिलता है ना चयनित वेतनमान। चयनित वेतनमान मिलेगा तो उसको ग्रेड पे मिलेगी 2800। समझिए वकील साहब क्या हुआ? मूल ग्रेड में तो 2400 है, और प्रमोशन के भाव में अगर चयनित वेतनमान मिलेगा तो ग्रेड पे 2800 है। सरकार में यह 2800 है। पूरे राजस्थान में हमारा पूरा मैकेनिक वर्ग इस समस्या से पीड़ित। आज से लगभग 6 महीने पहले हमारे संगठन ने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन पर यह मामला सरकार में गया और सरकार से लिख के आ गया कि मैनेजमेंट इसके ऊपर खुद विचार करे, इसको लागू करे। हमने अभी बात की, अरे भैया इस पर क्या कर रहे हो? तो हमको फिलहाल ये बताया है, हमारी आपस में हायर मैनेजमेंट में चर्चा हो गई है, हम इस बात को समझ गए हैं कि ये विसंगति है, हम इसको ठीक करेंगे, बोर्ड में ले जाएंगे। लेकिन इस स्थिति में मैं आपको ये तो आश्वासन नहीं दे सकता कि किस तारीख तक हो जाएगा। वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह के जा रहा हूँ गंगानगर में कि ये जो आपकी समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये विसंगति है। इस विसंगति को निश्चित रूप से रोडवेज को दूर करना ही करना पड़ेगा। ये विसंगति दूर होगी, आप लोगों का भी जो एक क्षणिक रूप से जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान आपको किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा, उसकी हम भरपाई करेंगे। और भी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँ, समस्याएं तो रोडवेज चलेगी, ये समस्याएं हैं, ये निपट जाएंगी। और दूसरी समस्याएं आती रहेगी, जब तक मजदूर रहेगा, उद्योग रहेगा, समस्याएं आती रहेगी, ट्रेड यूनियनें लड़ती रहेगी। हमारी मेन चिंता क्या होनी चाहिए? मेन चिंता होनी चाहिए वर्गीय समझ, मजदूर वर्ग की समझ। आप में से बहुत से लोग जो यहाँ पर बैठे हैं रिटायर हो गए, हमारे कुछ लोग अभी सेवा में भी हैं। कई बार मैं मीटिंग में कहता हूँ, अरे भाई आप सारे के सारे अपने आप को
मजदूर भी मानते हो या नहीं मानते। मेरा अनुभव यह है कि हमारे ज्यादातर लोग जो रोडवेज में ड्राइवर हैं, जो रोडवेज में कंडक्टर हैं, जो रोडवेज में मैकेनिक हैं, ये एटीआई टीआई की तो बात ही छोड़ो, ये जो सीधे रोडवेज को चलाते हैं, ये ही अपने आप को मजदूर नहीं मानते। कोई घर जाके अगर कोई जेंट्स है, पुरुष कर्मचारी है, तो वो जाके अपनी बीवी को ये बताने की हिम्मत नहीं करता कि मैं मजदूर की परिभाषा करता हूं और मैं मजदूर हूं। वो अपनी बेइज्जती समझता है। कोई समझने को तैयार नहीं कि ये सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, मैं सरकारी हूं। अरे भाई, सच्चाई को समझो, तुम सरकारी नहीं हो, तुम्हारा सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र के अलग नियम है। हमारे ड्राइवर कंडक्टर पर कौन सा कानून लागू होता है? मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 तो केंद्रीय सरकार का केंद्रीय अधिनियम है। जो हमारा फैक्ट्री में काम करता है, मैकेनिक है, उन पर कौन सा कानून लागू होता है? फैक्ट्री एक्ट 1948। सारे लेबर कानून लागू होते हैं हमारे। अब लेबर कानून सरकार ने बदल दिए, मालिक पक्षी संशोधन कर दिए। हमको 150 साल पहले तो गुलामी की स्थिति थी मजदूर की, उस स्थिति में ले जाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी। उसके बावजूद भी हम अपने आप को मजदूर मानने को तैयार। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं भाई? मैं कह रहा हूं, जरा सोचिए। मजदूर अपने आप को मानिए। मजदूर से बड़ी कोई ताकत किसी भी देश में नहीं है। मजदूर ही किसी देश को बनाता है, मजदूर ही किसी देश को चलाता है, और जो चलाता है वो बनाता है, उस पर क्या उसको फक्र नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए फक्र? हमको मजदूर होने पर फक्र करना चाहिए। मुझे फक्र है, मुझे गुमान है कि मैं मजदूर हूं। क्यों? मजदूर से बड़ी कोई ताकत नहीं। सुई से लेके हाथी तक, सुई से लेके हवाई जहाज तक, आप कोई ऐसा आइटम बता सकते हो क्या जिसमें मजदूर का पसीना अगर हटा दिया जाए तो कोई चीज बन सकती है? कोई निर्माण हो सकता है? कोई प्रोडक्शन हो सकता है? हवाई जहाज को कौन चलाता है? रेल को कौन चलाता है? बैंक को कौन चलाता है? हल को कौन चलाता है? रोडवेज को कौन चलाता है? बिजली पैदा कौन करता है? जरा सोचिए, आपकी ताकत क्या है? हम मजदूर किसको मानते हैं? हम मजदूर केवल उसको मानते हैं जो चौकी में खड़ा होता है। ये मजदूर अपने आप को मालिक मानता है, मैं मालिक। खाली जो चौकी में खड़ा है जिसको हम लेके आते हैं, भाई हमारे घर पर गोदरे का काम है, कर दे, खाली हम उसको मजदूर मानते हैं। अगर आप मजदूर नहीं मानोगे तो ट्रेड यूनियन में सच्चे तरीके से काम नहीं कर सकते। ट्रेड यूनियन से आपका लगाव नहीं होगा। चरण सिंह ने यही तो सिखाया है। चरण सिंह की जीवनी पढ़िए, उसका जीना समझिए, कैसे जिया है चरण सिंह। चरण सिंह कोई कंडक्टर की भर्ती पर नहीं आया कि कोई इंस्पेक्टर उसके दिमाग में लगाए। चरण सिंह सीधा बीसी आया था, बुकिंग के बाद। उसके बाद भी इंस्पेक्टर बना। उसकी क्या परेशानी थी मुझे बताइए? उसका कोई काम अटका हुआ था क्या? क्यों ट्रेड यूनियन में आया? क्यों मजदूरों की लड़ाई लड़ी? क्योंकि उसको मजदूरों से मोहब्बत थी। वो अपने आप को मजदूर मानता था। वो मजदूर की लड़ाई को अपनी खुद की लड़ाई मानता था। वो आपकी पीड़ा को खुद की पीड़ा मानता था। उसमें आपकी परेशानियों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदना थी। इसलिए चरण सिंह बना ना। इसलिए अंत में मैं कहता हूं, एक हमारे जो सेवारत साथी है, कई जगह परेशानी है,